नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। आज अपन एक स्ट्रेटेजिक सेशन है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि ये 40% का क्राइटेरिया आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनको स्कूल व्याख्याता का जो पेपर है उससे दूर करते जा रहे हैं। उनकी आशा और उम्मीद है वो टूटती जा रही है। कई लोग हैं जिन्होंने छोड़ दी है तैयारी करनी और कुछ लोग हैं वो छोड़ने के कगार पे हैं और काफ़ी सारे लोग हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि सब्जेक्ट हमारा बहुत अच्छा है लेकिन पेपर फेस्ट में 40% मार्क्स आना बहुत मुश्किल हो रखा है। अपन उस पर चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, ये 10 मिनट का वीडियो देखने के बाद आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आपकी ऊर्जा को एक नई दिशा मिलने वाली है कि किस प्रकार से हम इस एक छोटे से गोल को जो सबसे बड़ा डर बना हुआ है इसको हम हासिल कर सकते हैं। इस पर चर्चा करेंगे अपन। प्रत्येक संकट है वो अपने अंदर कुछ अवसर लेके आता है, अपन को उस अवसर का बेनिफिट उठाना है, उसका फायदा लेना है। अपन बात करने वाले हैं ये 40% का क्राइटेरिया क्या है। कुछ स्टूडेंट है, मैं एक बार संक्षिप्त में बता देता हूं ये क्राइटेरिया है क्या। तो इस क्राइटेरिया के बारे में बता दूं कि आपका जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर होता है, जो आपका फर्स्ट ग्रेड का पेपर होता है उसके अंदर आपके दो पेपर होते हैं। एक होता है आपका पेपर फर्स्ट और एक होता है आपका पेपर सेकंड। जो सेकंड पेपर होता है वो आपका सब्जेक्ट का होता है और जो फर्स्ट पेपर होता है वो आपका जीके का होता है। जीके के अंदर जो पेपर होता है उसके अंदर आपको 40% लाने अनिवार्य होते हैं। यदि 40% नहीं आते हैं तो आपका सब्जेक्ट का पेपर चेक ही नहीं होगा, यानी आप सीधे ही आउट हो जाओगे। सब्जेक्ट में आप कितने एक्सीलेंट होंगे, नेट होंगे, जेआरएफ होंगे, पीएचडी होंगे, ज्ञाता होंगे, महारथी होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है यदि यहाँ पे आपके 40% नहीं आ रहे हैं तो। और अब की बार 11 सब्जेक्टों की ऐसी हालत हुई थी कि वहां पे 40% मार्क्स नहीं आने की वजह से सीटें खाली गई हैं। बहुत सारे सब्जेक्टों की 11 सब्जेक्टों की सीटें खाली गई हैं। ये कंडीशंस आ रही है। सब्जेक्ट में क्या क्राइटेरिया है, सब्जेक्ट में भी 40% मिनिमम आने जरूरी है। यदि सब्जेक्ट में 40% नहीं आते हैं तो इसमें आप चाहे 80% ले आओ, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा पॉलिटी का सब्जेक्ट है, अब की बार जो राजनीति विज्ञान है उसके अंदर ये देखने को मिला। इसका मतलब आपका सब्जेक्ट भी अच्छा करना पड़ेगा। लेकिन सब्जेक्ट की मैं एक बात बता देता हूं कि सब्जेक्ट में 40% है ना, मतलब 40-45 पे आप यदि अटक रहे हो ना, इसका मतलब तय है आप मेरिट से ही बाहर हो। इसमें तो ऑलरेडी आपके आने जरूरी ही हैं। ये तो मतलब इसमें तो 50 के आसपास आएंगे तब जाके आप मेरिट में घुसोगे। लेकिन ये आपका क्राइटेरिया, प्रवेश द्वार है। यदि एंट्री नहीं की तो आप अचीवमेंट कहां से हासिल करोगे। और इसको लेकर बच्चों के अंदर सबसे बड़ा डर है, उसका रीजन है इसमें मल्टीपल यूनिट्स का होना। इसके अंदर मैथमेटिक्स भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, रीजनिंग भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है, साइकोलॉजी भी है, एजुकेशन मैनेजमेंट भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है और करंट अफेयर भी है। और करंट अफेयर के ऊपर केवल और केवल चर्चित व्यक्तित्व, स्थान और घटनाएं ही नहीं है। इसके अंदर जितनी भी योजनाएं हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, फ्लैगशिप योजनाएं सब की सब शामिल की गई हैं। इसमें इंटरनेशनल करंट अफेयर है वो भी शामिल किया गया है। तो इसकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है और ये डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा आपको डराती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे इंडिया का कल्चर है, इंडिया के कल्चर में काफी डाइवर्सिटी है, राजस्थान के कल्चर में काफी डाइवर्सिटी है। इसका नुकसान तो यह है कि एक दूसरे की लोग बोली नहीं समझ पा रहे हैं, एक दूसरे की भाषा है, लैंग्वेज है, वो एक तरह से बैरियर देखने को मिलता है, अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये बाधा के रूप में भी मान सकते हो। लेकिन इसके अंदर अवसर ये है, इसकी ताकत, मजबूती ये है कि आप अलग अलग चीजें देखते हो। एक गुलदस्ते के अंदर अलग अलग कलर के फूल होते हैं तो उनकी खूबसूरती बढ़ जाती है, और एक ही कलर के फूल होंगे तो वो खूबसूरती नहीं आएगी। वो जो इसके अंदर अलग अलग यूनिट डाली गई है वो इसकी खूबसूरती है, उसका आपको बेनिफिट उठाना है। वो किस प्रकार से उठाना है, सबसे पहले बात आती है, मैं आपको कहूंगा कि जो इसके 11 से 12 यूनिट हैं, इसको 11 यूनिट मान लो या 12 यूनिट मान सकते हो। इसको अलग अलग आप जैसे मैथ और रीजनिंग को एक मानोगे तो 11 हो जाएंगे और अलग अलग मानोगे तो 12 यूनिट है, उसके अंदर इसको देखने को मिलेगा। बात आती है, अपने पास अभी है 90 डेज, लगभग 90 डेज है अपने पास में, या मैं मान लीजिए 85 डेज मान सकता हूं। इनको अपन को करना क्या है इसमें। इसमें पहली बात तो किसी भी यूनिट को छोड़ना नहीं है। किसी भी यूनिट को जो अभी तक मन में बैठा के आप जो एक चीज बैठा रखी है ना कि मैं इंग्लिश को छोड़ के चला जाऊं, मैं मैथ को छोड़ के चला जाऊं, मैं इस यूनिट को छोड़ के चला जाऊं, किसी भी यूनिट को नहीं छोड़ना है। और क्यों नहीं छोड़ना है उसका मैं आपको रीजन बताऊंगा अभी। किसी भी
उसको इसलिए नहीं छोड़ना है कि देखो, जरूरी नहीं कि उस यूनिट से जो आप छोड़ के गए उसमें से टफ क्वेश्चन ही आए। हो सकता है आपने जैसे इंग्लिश की यूनिट छोड़ के गए, क्योंकि इंग्लिश आपसे होने वाली नहीं है, क्यों फालतू में टाइम खराब करो। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, आप पीछे के पेपर उठा के देखना, हर यूनिट में कई बार बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब बहुत आसान क्वेश्चन पूछे और आप उसको छोड़ के चले गए और आपका कॉम्पिटिटर उसको थोड़ा सा ही पढ़ के गया है, जैसे शब्दावली, जैसे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के बारे में बोला जाता है कि यार इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसका तो अनंत भंडार है। अनंत भंडार नहीं है, कुछ तो आप पढ़ के जाओ, इसमें कम ज्यादा ना तो 200-300 मीनिंग तो आप पढ़ के जाओ जिससे आपको एक आइडिया लग जाए। एकदम से छोड़ के जाना इसका सॉल्यूशन नहीं है। और हो सकता है आप छोड़ के गए और उसमें से बहुत आसान क्वेश्चन पूछे और आपका कॉम्पिटिटर उनको पढ़ के गया हो, वो तो सीधा आगे निकल जाएगा आपसे। आप तो कंप्लीटली ब्लैंक छोड़ के गए हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, जैसे राजस्थान का एकीकरण है, राजस्थान का एकीकरण आप छोड़ के गए, या प्रजामंडल आंदोलन छोड़ के गए कि प्रजामंडल आंदोलन याद नहीं होता यार, इसमें पता नहीं कौन कौन सी महिलाएं शामिल हैं, कौन कौन से पुरुष शामिल हैं, कौन कौन व्यक्ति शामिल हैं, कौन कौन से नेता शामिल हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है। छोड़ दिया आपने एकीकरण, उसको प्रजामंडल आंदोलन को। पता चला कि उसके अंदर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, आप कंप्लीटली छोड़ के चले गए और उसमें से सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया कि जयपुर प्रजामंडल, उदयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल और जैसलमेर प्रजामंडल, इनको मिलान करना है, और उसमें से केवल आपको एक ही आता है तो भी आप उसको मिलान सही कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन आ गया, आप छोड़ के गए तो क्या हुआ, आपके शून्य, और जो आपका कॉम्पिटिटर है वो कहां पे चला गया, वो हजारों स्टूडेंट हैं उनसे आगे चला गया वहां पे। इसलिए किसी भी यूनिट को छोड़ के नहीं जाना है। यदि आपको कोई यूनिट बहुत ज्यादा टफ लग रही है तो उसमें सिलेक्शन करो, उसको सेलेक्ट करो कि कौन कौन से पार्ट मेरे को पढ़ के जाने हैं। कि भाई मेरे को जबरदस्ती है ना, अंग्रेजी के अंदर अंग्रेज नहीं बनना, मेरे को वो पार्ट देखने, टेंस देख के जाने हैं, एक्टिव पैसिव देख के जाने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख के जाने हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स हैं उनको एक बार मोटा मोटा देख के जाना है, आर्टिकल्स देख लेना, प्रीपोजिशन देख लेना। बाकी की चीजों के अंदर आपको सिपेक्स, प्रीफिक्स, उनके अंदर मत फंसना। लेकिन ये जो मोटे मोटे पार्ट हैं वो तो पढ़ के जाने चाहिए, जिनके सीधे सीधे रूल हैं। यहां पे भी आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है, यहां पे आपको एसएससी का एग्जाम नहीं देना है ग्रेजुएशन लेवल वाली, यहां पे आपको एग्जाम देना है फर्स्ट ग्रेड के अंदर नॉर्मल 9वीं 10वीं की सिंपल सिंपल, एक्टिव पैसिव में भी जो सिंपल वाले हैं वो पढ़ के जाने हैं। इतना तो पढ़ सकते हो ना, बस यही करके जाना है और कुछ नहीं करना है। लेकिन छोड़ के किसी भी हालत में नहीं जाना है। सेम मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में आपको मैथमेटिशियन नहीं बनना है। यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको सिंपल वाली मैथ पढ़ के जानी है। यदि टफ सवाल नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, सिंपल सिंपल के भी मेरे को इतने फॉर्मूले याद हो जाए, इस पे बेस्ड मैं ये इक्वेशन कर दूंगा, उसके ऊपर फोकस करके जाना है। पॉलिटी के अंदर आप पढ़ रहे हो तो पॉलिटी के अंदर मैं एक बात कहता हूं बार बार कि बेयर एक्ट से हर बार प्रश्न पूछा जाता है, आप आर्टिकल सबके सब पढ़ लेना। आर्टिकल आप छोड़ के नहीं जाओगे किसी हालत में, उन चीजों के ऊपर आपको एक एक के ऊपर काम करना है, वो नहीं छोड़ना है। अभी आपके पास टाइम है, कम से कम आपके पास 50 दिन तो ऐसे हैं, 50 डेज ऐसे हैं जिसके अंदर आप शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हो, एकदम से डूब के तैयारी कर सकते हो। और उसके बाद आपके पास बचता है 1 महीना। उस 1 महीना के अंदर आपको रिवीजन के ऊपर पूरा फोकस करना है, मल्टीपल रिवीजन, बार बार रिवीजन, अभ्यास। रिवीजन और अभ्यास है वो आपकी सफलता का आधार बनने वाला है। अभी 50 डेज आपकी जो भी चीजें छुटी हुई हैं, जो भी पार्ट नहीं हुआ है, उसके ऊपर बहुत धैर्य के साथ, शांति के साथ पढ़ना है। एक बहुत ज्यादा हेक्टिक होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसे ओवरलोड है ना वो होके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आराम से आपके पास सफिशिएंट टाइम है, मैं अभी भी बोल रहा हूं सफिशिएंट टाइम है। धैर्य के साथ उसको एक एक करके सेगमेंट बनाओ। जब आपको कोई चीज बहुत बड़ी, एक बार कहा गया था कि इस जो लकड़ी का गट्ठल है इसको तोड़ना है, तो एक जवान को बोला गया, वो जवान बोला यार नहीं टूटेगा ये तो। फिर दूसरे को बोला, वो भी बोला नहीं टूटेगा। तीसरे को बोला तो उसने उस लकड़ी का जो गट्ठल था उसको अलग अलग टुकड़ों में बांटा, फिर उसको तोड़ना स्टार्ट किया, उसने पूरे गट्ठर को तोड़ दिया। वही चीज है, इसके अंदर आपको 12 यूनिट एक साथ नहीं देखनी है, इसको अलग अलग बांटना है। अपन को हिस्ट्री देखना है, हिस्ट्री का नाम आते ही पागल हो जाते कई तो कि यार हिस्ट्री हमारे समझ में नहीं आएगी। अरे इसमें पूरी हिस्ट्री नहीं पूछी है भाई, इसके अंदर राजस्थान की जो प्राचीन हिस्ट्री का नाम आते ही लोगों को दिमाग खराब हो जाता है। इसके अंदर 5-6 राजाओं के बारे में पूछा है, पूरी हिस्ट्री याद नहीं करनी है। इस चीज को समझने की कोशिश करो। वो 5-6 राजा आपके तैयार हो गए, बस हिस्ट्री पूरी तैयार हो जाएगी। इसके अंदर आपको पूरी हिस्ट्री के अंदर पूरी गाथा है। मेवाड़ का इतिहास पूरा नहीं पढ़ना है, मेवाड़ के इतिहास में इसने 3 राजाओं का नाम लिया है, बीकानेर के इतिहास में 1 राजा का नाम लिया है, जो जोधपुर का इतिहास है उसके अंदर केवल जो रावचंद्र सेन पढ़ के जाना है, यहाँ पे आमेर में 1 राजा को पढ़ के जाना है। तो सबको क्यों पढ़ना है, वहां पे अपनी बुद्धि लगाओ, डायरेक्ट मत छोड़ के जाओ उसमें से।
वहां पे अपन को देखना है कि भाई मेरे को महाराणा प्रताप में क्या क्या पढ़ना है, कल्चरल अचीवमेंट कौन कौन सी है, कौन कौन चित्रकार हुए थे उनके टाइम में, कौन कौन से युद्ध हुए थे, क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंस हुए थे, बस ये चीज देख के जानी है। तो आपको अलग अलग टुकड़ों के अंदर बांटना है, डरना नहीं है किसी चीज से। अभी बोल रहा हूं मैं, सबसे पहले तो यह है कि आपको अपने आप पे विश्वास दिलाना है, कॉन्फिडेंस देना है। वो कॉन्फिडेंस आपकी आधी से ज्यादा लड़ाई है उसको तो पार कर देगा। सेकेंड चीज, किसी भी यूनिट को, सिंगल यूनिट को आपको नहीं छोड़ के जाना है, कोई भी यूनिट आपकी छूटनी नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने बताया ना कि जो ज्यादा टफ लग रही है तो उसका मोटा मोटी चीज पढ़ लो, बहुत ज्यादा डीप में ना जाओ, लेकिन छोड़ के किसी भी हालत में मत जाना। अभी आपको क्या करना है, 50 डेज है आपके पास, 50 डेज में शानदार तरीके से पढ़ लो। और उसके बाद जो आगे के 30 डेज बचते हैं, ये जो 30 डेज बचते हैं, इस 30 डेज में क्या करना है, दो चीजों के ऊपर फोकस करना है। किसके ऊपर? रिवीजन। रिवीजन, और दूसरा क्या है, अभ्यास। अभ्यास ही आपकी सफलता का आधार बनने वाला है। ये दो चीजों के ऊपर 30 दिन के अंदर फोकस करना है। उसके बाद देखना पेपर अच्छे लेवल के आ रहे हैं, हल्के में भी मत लीजिएगा। यदि कोई हवाबाजी में है तो हल्के में भी मत लीजिएगा, लेकिन इसको इतना बड़ा डायनासोर भी मत बनाना कि यार उसके सामने अपन पस्त हो जाएं। आखिरकार आ रहा तो पेपर ही है ना, लोग पास तो करेंगे ना इसको, ऐसा थोड़ी है कि सभी फेल हो जाएंगे। तो इसी विश्वास के साथ अपने आप पे विश्वास रख के वो तैयारी कीजिएगा, ये 40% आपके लिए अवसर बनेगा। दूसरी बात बता देता हूं, जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं कम से कम वो तो इसको अपॉर्चुनिटी माने, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उन्होंने हार स्वीकार कर चुके हैं इसमें। और ऐसे मौके में जीतने का सबसे अच्छा अवसर आपके सामने है। जब काफी सारे लोग, दुनिया के मैक्सिमम लोग ये मानने लग जाए ना कि ये काम इम्पॉसिबल है, उस समय उस काम को प्रूव करने का सबसे अच्छा मौका होता है आपके पास में, क्योंकि लोग उसमें हार स्वीकार कर चुके हैं। आपके कॉम्पिटिटर बहुत कम है, इसमें कंपटीशन कम हो जाएगा। लोग पहले ही मान चुके हैं कि नहीं होगा हमारा। 5 लाख फॉर्म भरे गए फर्स्ट ग्रेड में, 5 लाख लोगों में से मैं आपको अभी बता देता हूं 4,50,000 लोग हैं वो ये चीज स्वीकार कर चुके हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, हम 40% का क्राइटेरिया पार नहीं करने वाले हैं। मात्र 50,000 लोग हैं जो जूझ रहे हैं अभी भी, और उनमें से भी 20 और 25,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कड़ी मेहनत कर रहे हैं, पूरे जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी एफिशिएंसी के साथ लगे हुए हैं। आपको उनके अंदर शामिल होना है, आपको उन चंद लोगों के अंदर शामिल होना है जो फाइनल लिस्ट के अंदर शामिल होने वाले हैं। आधी लड़ाई तो आप जो इसके अंदर पूरी एनर्जी के साथ डूब गए हो, इससे जीत चुके हो। बस आधी लड़ाई ही आपको जीतनी है। तो यहां पे आपको इस तरीके से, यदि आप 50 प्लस 30 डेज हैं उसके अंदर आप इसको बांटते हो तो आराम से आप चीजें कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, अलग अलग इसके शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। अब आपका आगे का जो स्टेप क्या होगा, इस दौरान आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। ये शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करोगे, 100 पेज को 20 पेज में कन्वर्ट करना है, उनको छोटे छोटे, अपनी टेक्निकल भाषा है उसके अंदर लिखनी है वो चीजें। वो आपको लास्ट में जो 30 दिन है ना, उस समय वो गुट के बहुत काम आने वाले हैं। मोटी मोटी किताबें पोथियां आपके कोई काम नहीं आने वाली है, लास्ट में यही काम आएगा आपके। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी से शॉर्ट नोट तैयार करने पड़ेंगे। ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। हालांकि इस सब चीजों के लिए मैं आप लोगों के लिए अब की बार एक जबरदस्त एकलव्य प्रोग्राम लेके आए हैं। आप लोगों के लिए एक शानदार, जो जबरदस्त वाली एक पूरा का पूरा प्रोग्राम तैयार किया गया है 45 डेज का। उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। ये जो एकलव्य प्रोग्राम आप लोगों के लिए शुरू किया जा रहा है, ये एकलव्य प्रोग्राम आपका क्रैश कोर्स होगा, जो कि 45 डेज का होगा। जो कि क्या होगा, 45 डेज का होगा, जिसके अंदर ये 15 मार्च से प्रारंभ होगा और 30 अप्रैल को कंप्लीट हो जाएगा। 4 घंटे की पर डे इसमें क्लास होगी और 2 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। 6 घंटे यदि आपने 45 दिन मेरे को दे दिए तो ये मैं गारंटी लेता हूं आपको 40% का डर है वो तो किसी हालत में नहीं सताएगा, उसको तो पार कर जाओगे। और जिनको कॉन्फिडेंस है कि 40% तो सर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो उनको बता देता हूं आप 60% पार करने वाले हैं इसमें। क्योंकि इसके अंदर जो आप 12-13 घंटे में तैयार करोगे उसको 4 घंटे के अंदर समराइज करवाया जाएगा, पूरी चीजें क्रक्स निकाल के आपके सामने रख दिया जाएगा इसमें। इसके अंदर आपको शॉर्ट नोट्स हैं वो हम बना के देंगे। प्रत्येक यूनिट का जो प्रत्येक टीचर है, जैसे अपनी टीम के पूरे सब के सब टीचर हैं वो लग गए हैं इसमें पूरी धूमधाम के साथ में कि कैसे उन शॉर्ट नोट्सों को तैयार किया जा सकता है। अपनी यूनिट के जो अपने अपने टीचर हैं वो पूरा शानदार तरीके से उनको तैयार कर रहे हैं। तो वो आपके लिए पहले से ही तैयार करके रख रहे हैं। जैसे ही क्लासें स्टार्ट होंगी सबसे पहले आपको वो 20 पेज के शॉर्ट नोट देंगे, उसके बाद वहां से आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ये प्रोग्राम अपने आप में, मैं अभी कह रहा हूं,
अपने आप में ये एक रियली बहुत ही सक्सेसफुल और फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत पावरफुल प्रोग्राम रहने वाला है। तो आप तैयार हो जाइएगा इस चीज़ के लिए। इसके लिए आपको क्या करना है, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, उनके कॉल आ रहे हैं, तो ये नंबर है, इसके ऊपर आपको विस्तृत और कुछ पूछना है तो यहाँ पे पूछ सकते हो। टेस्ट सीरीज इसके साथ मिलेगी, क्लास में ही पूरी चीज़ें। सबसे बड़ी खूबसूरती इस प्लान की मैं बता देता हूँ, इसमें क्लास के अंदर ही वो चीज़ें याद करवा दी जाएंगी पूरी पूरी, बाहर आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। वहीं आपको पूरी की पूरी चीज़ें हैं वो टिप्स पे हो जाएंगी, यहाँ पे याद करवा के आपको इसमें भेजा जाएगा। तो ये चीज़ें अपना पूरा रहेगा, ये ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों रहेगा। ये आपका ऑनलाइन भी रहने वाला है प्लस ऑफलाइन भी रहने वाला है। ऑफलाइन तो आपको जयपुर के अंदर होगा। देखो ऑफलाइन का जो बेनिफिट होगा वो तो ऑनलाइन का नहीं हो सकता। ऑफलाइन के अपने फायदे हैं, कुछ भी कहो, टेक्नोलॉजी आई है उसने मनुष्य की जिंदगी को सरल बनाया है, लेकिन उसके साथ में उसने जटिलता भी लेके आई है, अपनी कमियां भी लेके आई हैं। उस चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा, उसको आप अस्वीकार नहीं कर सकते। तो वो कमियां हैं, वो तो है इसकी ऑनलाइन की। ऑनलाइन के अंदर आप मोबाइल में बहुत लंबे टाइम तक नहीं देख सकते हो, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं, उस मजबूरियों के अंदर आपको करना ही पड़ेगा। ऑफलाइन आप आ सकते हो तो आप ऑफलाइन ज्वाइन कर लीजिए, ऑफलाइन नहीं आ सकते हो तो आप ऑनलाइन है वो इसको ज्वाइन कर सकते हो। इस पूरे प्रोग्राम को 45 डेज में पूरा कंप्लीट कोर्स प्लस में याद करवाना प्लस शॉर्ट नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज, पूरी की पूरी चीजें आपके सामने रहेंगी। और ये मेरा एक मिशन है, मैं इसमें बहुत इमोशनली अटैच हूँ इस पूरे प्रोग्राम के अंदर। मैं दिन रात एक कर रखी है कि कैसे भी ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल होना चाहिए। मेरा एक एक स्टूडेंट है, उसको मैं पूरा टारगेट करके उसको 40% के जो सीमा बना रखी है उससे पार करवाना है किसी हालत में, और वो मैं करवा के रहूँगा। ये जो मैंने मिशन, जो बेड़ा उठाया है, इस बेड़े को मैं बहुत सफलतापूर्वक इसको पार करवाऊंगा। और इससे पहले मैंने किया है ये जब असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था उसके अंदर मैंने ये ऐसा प्रोग्राम शुरू किया था, उसको बहुत बेनिफिट हुआ था, वो बहुत सक्सेसफुल रहा था। और उसकी सक्सेसफुल से मैं भी आत्मविश्वास के साथ में इसको दोबारा शुरू किया गया है और उसको और ज़्यादा और नए इनोवेशन के साथ इसको शुरू किया है। 15 मार्च से प्रारंभ हो रहा है। ऑनलाइन के लिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, अपनी यूनिवर्सिटी का। अपनी यूनिवर्सिटी का आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है ऑनलाइन के लिए। ऑफलाइन के लिए आप इस नंबर पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि यदि बहुत लंबा टाइम हो गया, यदि आप इसमें डिले किया तो इसके अंदर सीटें फिक्स हैं। देखो ऑनलाइन में तो कितने एडमिशन हो सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में सीटें फिक्स हैं, तो उसके अंदर आप पहले से रजिस्ट्रेशन करवा के रख लें ताकि आपकी सीट है वो सुनिश्चित हो जाए। ऑनलाइन के लिए आप अपना जो अपनी यूनिवर्सिटी ऐप के माध्यम से इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये पूरा प्रोग्राम है और मैं आज ही बोल देता हूँ ये प्रोग्राम आपकी सफलता के लिए कारगर साबित होने वाला है। एकलव्य प्रोग्राम, एकलव्य की तरह पूरी निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य के ऊपर पूरा फोकस करना है, और ये फोकस अपन करने वाले हैं। आने वाले 45 दिन के अंदर पूरा सिलेबस, पूरा कंटेंट आपकी मुट्ठी में होगा, सफलता आपकी मुट्ठी में होगी, जीत आपके हाथ में होगी। इससे पहले आप एक काम कर सकते हो, हाँ एक चीज और बता देता हूं, इसके साथ ही कल शाम को 8 बजे से अपना फर्स्ट ग्रेड का निःशुल्क बैच भी प्रारंभ हो रहा है, जिसके अंदर पॉलिटी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। 1935 का शासन अधिनियम है, वो अपनी पहले कल क्लास होगी। उसके बाद संविधान सभा, प्रस्तावना, संविधान की विशेषता, एक एक करके वो पूरे टॉपिक हैं। पॉलिटी है वो अपन कल से शुरू करने वाले हैं। तैयार हो जाइएगा सबके सब लोग। और उससे पहले ये बुक्स हैं वो आप मंगवा लेना क्रैश कोर्स से पहले, ताकि आप एक बार पढ़ लो। हालांकि शॉर्ट नोट्स बाद में प्रोवाइड करवाए जाएंगे, लेकिन एक बार आप जो टाइम है उस टाइम में ये पहले पढ़ के आ सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही। कल मिलते हैं शाम को 8 बजे, लेकिन उससे पहले सुबह 9 बजे अपनी करंट अफेयर की क्लास भी होगी, तो उसके अंदर आप लोगों से मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।